नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के लिए एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो है मॉडल पेपर जो साइड में आप देख रहे हैं, इस तरीके से मॉडल पेपर हमने आपके लिए तैयार किया है। 20 दिसंबर 2022 को आपका पेपर होगा, उसी पर बेस्ड हमारा मॉडल पेपर जो है वो होगा। और सबसे लास्ट में पूरा जो हम मॉडल पेपर कराएंगे ना, उसमें सॉल्यूशन भी साथ साथ कराते रहेंगे, ताकि आप एक साथ अपने आप का आकलन भी कर सकें कि जो भी क्वेश्चन ने यहाँ पर रखे हैं उनमें से आपके कितने सही हैं कितने नहीं। लास्ट में सारी चीजें देख करके आप कमेंट में अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। और स्कीम की अगर बात करते हैं तो सेकंड सेमेस्टर का ये स्कीम है, जिसमें सामाजिक अध्ययन का पेपर 20 तारीख को है। इसी का ही हमने मॉडल पेपर रखा है। कमेंट में अवश्य बताइएगा कि और कौन कौन से सब्जेक्ट के आपको मॉडल पेपर चाहिए, तो उसके हिसाब से आपके लिए तैयार करेंगे। और सेकंड सेमेस्टर का पूरा कोर्स हम करा चुके हैं विद मैराथन, सारी चीजें प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। यहां पर हम जो आपको प्रश्न कराएंगे वो आपको 15 बहुविकल्पीय कराएंगे, और साथ ही साथ आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है 15 वो कराएंगे। टोटल 30 प्रश्नों का हम यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। टोटल 30 में से लास्ट में कितने सही हुए अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। और सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो साथ साथ में अपने आप को चेक भी करते रहिएगा कि कितने आपके टोटल प्रश्न जो है वो सही रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुल 15 बहुविकल्पी आते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न आपको मैंने दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब जो है वो हराया था। चार ऑप्शन भी दिए थे, 304 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 345 ईसा पूर्व। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो आप कहेंगे 305 ईसा पूर्व आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं सही होगा। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही होगा, 300 सही होगा, 305 ईसा पूर्व आपका सही होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात उसके किस शिलालेख में जो है वो की गई है। मैंने टोटल बताया था अशोक के 14 शिलालेख थे, तो चार ऑप्शन दिए थे, दूसरे, सातवें, 13वें या 14वें। बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन 13वें शिलालेख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अशोक के हृदय परिवर्तन के संदर्भ में इसमें बातें जो है वो कही गई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा तीसरा। तीसरा प्रश्न है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो भानुगुप्त ने की थी, कुमारगुप्त ने की थी, स्कंदगुप्त ने की थी या समुद्रगुप्त ने। फास्ट रिवीजन में सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं, नहीं देखा है तो फास्ट रिवीजन सेकंड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कुमारगुप्त जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यही वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। चौथा प्रश्न देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। नंदीवर्मन ने, कृष्ण प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने या राजराज प्रथम ने। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर बी कृष्ण प्रथम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कृष्ण प्रथम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में भी पूछा जाता है एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के संदर्भ में। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आपका, मूल्य नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई। चार ऑप्शन है, फिरोज शाह खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या अकबर। तो चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की। तो आप क्या कहेंगे, अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मूल्य नियंत्रण प्रणाली इन्हीं के द्वारा लागू की गई थी। सारी चीजें डिटेल में मैं बता चुका हूं, क्या होता है मूल्य नियंत्रण प्रणाली और भी क्या क्या सारी चीजें थी। छठा प्रश्न था आपका कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रांस, ब्रिटेन, आयरलैंड या रूस। चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सा आयरलैंड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बार पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व के संदर्भ में कि कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सा जो है वो सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आपका, चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी। वासुदेव ने की थी, नन्नुक ने की थी, चंद्रदेव ने की थी या मूलराज प्रथम ने की थी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका नन्नुक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नन्नुक ने जो है वो चंदेल वंश की स्थापना जो है वो की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आठवां, राजा टोडरमल किसके दरबार में थे। मैंने पहले भी बताया, एक
अगले सेमेस्टर से एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछ लिया था, इसलिए मैंने भी शामिल किया था। तृतीय सेमेस्टर से प्रश्न था ये आपका, बाबर, जहांगीर, शाहजहां या अकबर में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन द वाला अकबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा टोडरमल की अगर बात करें तो अकबर के दीवान थे राजा टोडरमल। इन्होंने 1580 ईस्वी में दहसाल बंदोबस्त जो है वो व्यवस्था लागू की थी। पूछा भी जाता है ना, दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी। मैंने ये चीज इसलिए बताई क्योंकि तृतीय सेमेस्टर अभी तक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है, इसीलिए अलग से मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी चीजें चंदेल वंश वगैरह अलग अलग टॉपिक वाइज में आपको सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। नवा प्रश्न है आपका, मौर्य साम्राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी। ग्रामीण थी, राजुक थी, भुक्ति थी या ग्राम। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए थे। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ग्राम ऑप्शन नंबर द बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। मौर्य प्रशासन या मौर्य साम्राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम जो है वो थी। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। 10वां, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है। रुपए के नाम से, दीनार के नाम से, टंकड़ के नाम से या इलाही के नाम से। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिए थे, मैंने आपको बताना था गुप्त काल में चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन पहला वाला ही रुपए का बिल्कुल सही हो जाएगा। और रुपए का जो लिखा हुआ है यहाँ पर, जो पा है ये आधी पा लगती है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो आप क्या कहेंगे, गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रुपए का के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 11वां। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे मैंने प्रश्न आपके लिए सभी टाइप किए थे, कहीं से भी कॉपी नहीं किए, ना राजन, ना पवन, ना कोई आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक। सारी चीजें मैंने नए नए प्रश्न टाइप किए थे ताकि आप अच्छे से अच्छी अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आप सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है, आप ही के लिए सारी मेहनत की गई थी। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। हिमालय पर्वत माला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो आप क्या कहेंगे, माउंट एवरेस्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन किया जाता है, कहीं K2 कहीं आपको अलग अलग मिलते हैं, तो मैंने डिफाइन पहले भी किया है। आपका माउंट एवरेस्ट सही हो जाएगा, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,848 आपको हर जगह लिखी देखने को मिलती है, पर वर्तमान में जो छप रही किताबें उनमें ये 8,850 मीटर भी देखने को मिलती है। और ये जो 2 मीटर का डिफरेंस है, इसमें ऐसा बताया जाता है कि समय के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसीलिए वर्तमान में इतनी देखने को मिलती है। तो आप 8,848 या 8,850 मीटर में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों आपका सही है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 12, अस्पृश्यता का अंत जो है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अस्पृश्यता हम कहते हैं छुआछूत को, और इसका जो अंत है वो अनुच्छेद 17 में बताया गया है। मुझे ये कैसे याद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 17 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है, तो 17 तारीख से ही मुझे ये याद है कि 17 को, या जो अनुच्छेद 17 है वो अस्पृश्यता का अंत से संबंधित होता है। और मुझे छुआछूत बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो मैंने अपने से ही जोड़ लिया। आप भी किसी ना किसी चीज को जोड़ लेंगे तो कभी आप भूलेंगे नहीं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 13वां प्रश्न है आपका, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो ये सब किस चट्टान के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान के, अवसादी चट्टान के, रूपांतरित चट्टान के या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका आग्नेय चट्टान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो ये सभी आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 14, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है। काला सागर, लाल सागर, बाल्टिक सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, या काला सागर और बाल्टिक सागर। मैंने क्या कहा था, एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। ट्रिक बहुत छोटी सी है, आपको केवल स्वभूला जो है वो याद रखना है, तो यही आपकी जो है वो ट्रिक है। जो स्व है, इसका जो स्व है आप इससे क्या कहेंगे, स्वेज नहर आपका जो है वो हो जाएगा। स्व से स्वेज नहर। और जो भू है, इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका भूमध्य सागर हो जाएगा, जो यहाँ लिखा हुआ है। और जो ला है, इससे आपका क्या हो जाएगा, आप सभी समझ गए होंगे, लाल सागर इससे हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। आपका स वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल और केवल स्वभूला जो है इसको याद रखिए। देखते हैं हमारा अगला और लास्ट बहुविकल्पी 15, और सभी लोग अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि कितने आपके प्रश्न सही रहे।
तो और कितनी उसमें आपको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की आवश्यकता है अपनी पढ़ाई में, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक हासिल कर सकें। देखते हैं हमारा प्रश्न 15। सल्तनत काल में प्रांत को कहते थे? राज्य के नाम से, परगना के नाम से, इक्ता के नाम से या शिक के नाम से? बताना तो कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका इक्ता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्तनत काल में प्रांत को इक्ता के नाम से जो है वो जाना जाता है। वीडियो को सभी के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी छात्र जो है वो पेपर दें उससे पहले ये पेपर की वो प्रैक्टिस करके अवश्य जाएं, ताकि अपनी जो पढ़ाई है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें यदि उनके नंबर कम आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अपने आप को एक चेक करने का अच्छा मौका है इस पेपर को सॉल्व करके। तो सभी के साथ जितने भी छात्र डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के आपके जानने वाले में कॉलेज ग्रुप हैं, सभी जगह वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इतना सा केवल आप मेरा कार्य कर दीजिएगा। देखते हैं, चलिए अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 15 अति लघु प्रश्न आते हैं 16 से लेकर 30 तक, और इसमें आपका प्रश्न नंबर 16 है, सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया, सल्तनत कालीन राज्य की आय के जो 2 साधन पूछे जाएं तो आप क्या कहेंगे? उस्र और खराज। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कौन कौन से। एक आप कहेंगे उस्र, उस्र होता क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ, और एक आपका होता है खराज। तो देखिए, जब बात की जाती है उस्र की, तो आप कहेंगे मुस्लिमों से लिया जाने वाला जो कर है उसको उस्र के नाम से जाना जाता था। खराज क्या होता है? खराज होता है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। तो ये आपका सल्तनत कालीन राज्य की आय के 2 साधन के रूप में जाने जाते हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 17 प्रश्न है आपका, गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध वैज्ञानिक या साहित्यकार जो हैं उनके नाम आपको बताने थे, और बहुत ही प्रसिद्ध हैं इनमें नाम, इसीलिए मैंने पूछा भी था। तो आप क्या कह सकते हैं? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक या साहित्यकार दोनों में से कोई बताना था, पर मैं यहाँ सारे बता रहा हूँ। जब वैज्ञानिक की बात होती है तो आप कहेंगे एक आपके आर्यभट्ट हो जाएंगे, और एक आपके वराहमिहिर जो है वो हो जाएंगे। तो इनका पूरा नाम लिखिएगा, मैं तो यहाँ पर आपको केवल बताने के लिए शॉर्ट में जो है वो लिख रहा हूँ। वराहमिहिर और आर्यभट्ट ये 2 आपके हो जाएंगे वैज्ञानिक की जब बात की जाए गुप्त काल के। पर साहित्यकार की अगर बात करें तो एक आपके कालिदास हो जाएंगे और एक आपके विष्णु शर्मा हो जाएंगे। तो देखिए ट्रिक भी बन गई, का और वी से कवि। तो कालिदास और विष्णु शर्मा ये 2 आपके प्रसिद्ध साहित्यकार हो जाएंगे। तो यही दोनों आपको याद रखना है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 18 प्रश्न है आपका, पल्लव कालीन मत्त विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित जो है वो कृति है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपके कोर्स में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, यदि आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको आगे भी हेल्प करेगा। अभी यूपी टेट, सुपर टेट, इतने सारे एग्जाम आपको देने हैं, तो वहाँ सब यही सब आपको कोर्स देखने को मिलता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, केवल राजन पवन के चक्कर में नहीं पढ़े हैं, तो आपका आगे बहुत हेल्प आपको करेगा। तो बात करते हैं उत्तर की, पल्लवकालीन मत्त विलास प्रहसन किसके द्वारा रचित कृति है? तो आप कहेंगे महेंद्र वर्मन, आपका जो है वो सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? महेंद्र वर्मन। इस टाइप के प्रश्न बहुत से कॉम्पिटेटिव लेवल में एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 19, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो किसे कहते हैं? मैंने क्या कहा था? 2 संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। संस्थापक आपसे पूछे तो कुतुबुद्दीन ऐबक, पर वास्तविक संस्थापक पूछे तब आप कहेंगे इल्तुतमिश जो है आपका सही हो जाएगा, जिसने क्या किया था? जो कुतुब मीनार है उसको कंप्लीट कराने का कार्य जो है वो किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 20, तो 20 प्रश्न है आपका, चोल वंश के किन्हीं 4 प्रमुख शासकों के नाम लिखिए। अब चोल वंश है आपका, राष्ट्रकूट वंश है, किसी से भी पूछे जा सकते हैं। मैंने ऐसे ही रैंडम पूछ लिया, तो पर आपको पता होना चाहिए मेन जो आपके राज्य के प्रमुख राजा हैं, दूसरी चीज जो उसकी राजधानी है, तीसरी चीज आपके संस्थापक। बस 3 चीजें आपको पता होना चाहिए, ताकि कैसे भी प्रश्न यहाँ से आप कर ले जाएं। तो बात करें चोल वंश के किन्हीं 4 प्रमुख शासकों में, तो सबसे पहला आपको नाम याद रखना है विजयालय। विजयालय पहला नाम आपको याद रखना है। और चोल वंश जो है इसकी अगर बात करें तो इसके संस्थापक के रूप में विजयालय को जाना जाता है, इसीलिए मैंने ये नाम आपको बताया। और जो विजयालय इनको नर केसरी की उपाधि दी गई थी वो मैंने आपको डिटेल वाले वीडियो में बताया था। फिर आप कहेंगे चोल वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था राजेंद्र तृतीय, ये आप नाम ध्यान रखिए।
देखिए कहीं ना कहीं से संस्थापक भी याद हो रहे हैं आपको और राजा भी याद हो रहे हैं। फिर आप अगला नाम याद रखिए, राजराज प्रथम। राजराज प्रथम जो है वो इस वंश का राज राज प्रथम जो है वो आपका चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो इसलिए आपको एक ये नाम ध्यान रखना है, और एक आप इसी में जैसे राजेंद्र तृतीय हैं तो राजेंद्र द्वितीय करके याद रख सकते हैं, राजेंद्र प्रथम करके याद रख सकते हैं। तो ये 4 शासक आपके हो जाएंगे। विजयालय संस्थापक के रूप में, राजेंद्र तृतीय अंतिम शासक के रूप में, और राजराज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में। तो बस ये चीजें ध्यान रखिए। और अगर इसकी राजधानी पूछ ली जाए चोल साम्राज्य की तो आप क्या कहेंगे, तंजौर या तंजावुर जो है वो राजधानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं 21। सीरी का किला और हजार खंबा महल का जो निर्माण है वो किसने कराया था? तो आप क्या कहेंगे, कौन सा आंसर होगा? आप कहेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में मैंने क्या बताया था, जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंबा महल, ये 4 आपको इसके ध्यान रखने हैं अलाउद्दीन खिलजी के, यही जो है वो पूछे जाते हैं। एक वीडियो में मैंने पूरा आपका फास्ट रिवीजन करा दिया था, नहीं देखा है तो उसको अवश्य देख लीजिएगा, सोशल साइंस वाला, क्योंकि सारी चीजें मैंने टच कराती हैं। कहीं से भी प्रश्न बनेगा तो उसमें से तो आपका आ ही जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 22। नवरोज उत्सव को प्रारंभ जो है वो किसने करवाया था? ये भी मैंने आपको बताया था। नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराने का श्रेय बलबन को जो है वो जाता है। साइड में मैं नाम भी इनका लिख देता हूँ, बलबन जो है इनको जाता है। और बलबन का समय था 1266 से 1266 से लेकर के 87 ईस्वी तक, ये जो है वो आपका बलबन का समय था। नवरोज उत्सव को प्रारंभ कराया था इन्होंने, इकता तुर्क चलगार्मी इनको खत्म किया था, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी इन्होंने। मेन खाली याद रखिए, उतना काफी होगा। अगला प्रश्न है आपका 23। एपोजी क्या होता है? तो आप क्या कहेंगे, एपोजी क्या होता है? एपोजी की बात करें तो चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति जब पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होती है, सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो हम क्या कहते हैं, इस स्थिति को एपोजी के नाम से जानते हैं। तो एक लाइन की मात्र डेफिनेशन है, ध्यान रखिएगा। इसी से ही मिलता जुलता एक और होता है पेरोजी करके, वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 24 प्रश्न है कि किसके शासनकाल में 9 रत्न जो है वो थे, और किन्हीं आपको 4 नवरत्नों के नाम जो है वो बताने थे। तो आप क्या कहेंगे, नवरत्न किसके शासनकाल में थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी जानते हैं, इन्हीं के शासनकाल में नवरत्न जो है वो थे। और किन्हीं 4 नवरत्न के नाम लिखने थे, तो धन्वंतरी हैं आपके, अमर सिंह हैं, बेताल भट्ट हैं, कालिदास हैं, इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 25। काल्डेरा जो है वो क्या है? तो आप क्या कहेंगे, जो स्पेनिश भाषा का सबसे पहले तो ये शब्द है और जिसका अर्थ होता है कुड़ाहा, नहीं कुड़ाहा। मेन आपको इसमें ये ध्यान रखना है, जो विस्तृत क्रेटर होता है उसका आकार ही काल्डेरा कहलाता है। क्रेटर वगैरह क्या होता है मैंने आपको बताया था, जो ज्वालामुखी वगैरह में ऊपरी वाला हिस्सा होता है, उसी के संदर्भ में आपका काल्डेरा और क्रेटर होता है। तो जो क्रेटर होता है जब और ज्यादा बड़ा हो जाता है तो काल्डेरा का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं 26। वैश्विक भूकंप क्षेत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो आप क्या कहेंगे, कुल 3 भागों में बांटा जा सकता है वैश्विक भूकंप क्षेत्र को। किन किन पेटियों में? पहली आपकी होती है प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, दूसरी होती है आपकी मध्यवर्ती पेटी, और तीसरी होती है आपकी भूकंप शून्य क्षेत्र। तो ये 3 आपके भागों में आप बांट सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा 27। नदी विसर्प जो है वो किसे कहते हैं? ये सभी आपका कोर्स में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दे रखी हैं। तो नदी विसर्प किसे कहते हैं? जब पर्वतीय जो भाग होते हैं उनसे जब नदी नीचे उतरती है तो मैदानी भागों में जब प्रवेश करती है तो क्या होता है, जब उसकी जो गति होती है पहले से धीरे पड़ जाती है, डिम हो जाती है। जब धीरे होती है तो इससे क्या होता है, नदी जो होते हैं उसका मार्ग इस प्रकार घुमावदार हो जाता है। तो ये जो टेढ़े मेढ़े मोड़ होते हैं इन्हीं को हम नदी विसर्प के नाम से जो है वो जानते हैं। नदी विसर्प को एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है आपका मियांडर के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज जो है वो ना होइएगा, मियांडर के नाम से जानते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं 28। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत न्यायालय कितने प्रकार के लेख जो है वो जारी करता है? 2019 का द्वितीय बार का उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। तो कितने प्रकार के लेख? कुल 5 प्रकार के लेख जो है वो जारी करता है। पहला आपका होता है जिसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आपका होता है परमादेश, तीसरा आपका होता है निषेधादेश, चौथा होता है आपका अधिकार परीक्षा और पांचवा आपका होता है उत्प्रेषण। तो ये 5 आपके न्यायालय द्वारा जो है वो लेख जारी किए जाते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत। तो नाम ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे इसके अंदर अगर पॉइंट बात करें तो वही सारी चीजें होती हैं, जैसे कि किसी को आपने कारागार में रखा है तो 24 घंटे से ज्यादा उसे नहीं रख सकते हैं, उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो यही सारी चीजें इसमें होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 29। प्रश्न है आपका, परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, संस्थापक और राजधानी जो है आपको बतानी थी। तो आप क्या कहेंगे कि जो परमार वंश है इसका जो संस्थापक है वो आपका है उपेंद्र राज। शॉर्ट में मैं यहाँ पर उ लिख देता हूँ। उपेंद्र राज जो है वो आपके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी जो है वो परमार वंश की धारा नगरी है। राजधानी क्या है? धारा नगरी। राजधानी डेफिनेटली आपसे पूछ ली जा सकती है एक ना एक ऑप्शन में, तो अलग से आप इसे याद रख सकते हैं। और क्या पूछा था? सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? ये जो शाह है ये वाली शाह बनती है शासक में इस प्रकार से। तो क्या आप कहेंगे सबसे शक्तिशाली शासक जो है उसका नाम राजा भोज जो है वो था। इस पर आधारित आपका एक मुहावरा भी तो है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। इस टाइप से आप थोड़ा बहुत जोड़ के याद इसे रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न 30, जो कि है आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ। तो आप क्या कहेंगे? सन आपको बताना था कब लागू हुआ। तो बिल्कुल तो आप कहेंगे उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम है, यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा, अधिनियम पूछा गया है। तो अधिनियम जो है आपका कब पास हुआ? तो 1986 में जो है वो पास हुआ। तो 1986 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी के साथ सभी 30 के 30 प्रश्न हमारे समाप्त हो गए। तो सारी चीजें हमने जो है वो देख ली। सारे प्रश्न में से 30 टोटल प्रश्न में से आपके टोटल कितने सही रहे, अपना एक्चुअल स्कोर अवश्य बताइएगा, ताकि आपको अपनी जो तैयारी है उसका एक लेवल जो है उसका अंदाजा लगा रहे। और यदि अभी तक आपने जो हमने मैराथन वगैरह करा रखी है हर सब्जेक्ट की वो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं। अब वीडियो को समाप्त करने से पहले एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। मेन उद्देश्य शेयर करना है ताकि सभी तक पहुंच सके, तो शेयर सभी तक जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइएगा। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो भी कमेंट में बता दीजिएगा, टेलीग्राम पर हम इसकी पीडीएफ जो है आपको उपलब्ध करा देंगे। सारी चीजें फ्री रहती है हमारी तरफ से, फ्री में आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएंगी। तो ये आपका प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है? पोपा, विसुवियस, फ्यूजियामा, स्ट्रोम्बोली। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे है। लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।